हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज हम अपने पेपर 6D इकोनॉमिक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारी वीडियो में मेनली किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन रहने वाला है। तो इकोनॉमिक लॉ के बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, आपको यूट्यूब वीडियोज़ किस टीचर की रेफ़र करनी है, आपको रिवीजन कितनी बार करनी है, आपको एमटीपीज पास पेपर से रिलेटेड मैं गाइडेंस दूंगा, और आपको रिटन प्रैक्टिस कितनी करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड ऐसी यूजफुल टिप्स दूंगा जिनसे आपका पेपर बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट होगा। लाइक और उसके बाद मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको 1.5 डेज में किस तरह से प्रिपेयर करना है और कैसे आपको उन 4 आवर्स में मैनेज करना है अपना एग्जाम पेपर। ये सब मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक लॉ ही लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट गए हैं 2018 जब से न्यू सिलेबस आया है, तो इकोनॉमिक लॉ इज द ओनली पेपर विच हैज़ बीन द इजीएस्ट और ऑन एन एवरेज पेपर। लाइक इकोनॉमिक लॉ का पेपर अभी तक बहुत ही एक हार्ड लेवल का पेपर नहीं बना है। हम होप कर सकते हैं कि कुछ नहीं पता आईसीआई का, बिकॉज वो हर पेपर पे ऑलमोस्ट हर एक आपका जो अदर जो इलेक्टिव पेपर है वो हर पेपर के बारे में ऐसा रहता है कि वो कभी ना कभी मुश्किल आता ही आता है। तो इकोनॉमिक लॉ का पेपर अभी तक के तो जितने अटेम्प्ट्स गए हैं उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत ही मुश्किल पेपर आया हो। लाइक मैक्स टू मैक्स ऑन एन एवरेज पेपर आया। इस वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स की यही चॉइस रहती है कि वो इकोनॉमिक लॉ ही लेते हैं। और एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस इसकी ये है इकोनॉमिक लॉ की, कि इकोनॉमिक लॉ में आपके 6 चैप्टर्स हैं, राइट। और उन 6 चैप्टर्स में से आपके 3 चैप्टर्स तो बिल्कुल आपने जो पहले अपने सीए फाइनल लॉ में पढ़े हैं वही चैप्टर्स हैं। तो वो चैप्टर्स तो आपके ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, बस थोड़ा एक्सपेंड कर रखा है। उसके अलावा 3 और चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वो भी कोई ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स नहीं है। तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ता है। और ये एक एडवांटेज स्टूडेंट्स को लगती है कि हमने अगर लॉ फर्स्ट ग्रुप का पढ़ा हुआ है तो हम उसके बाद ये ले लेते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू माई सजेशन वो भी एक अच्छा पेपर रहता है। तो आइए अब हम मेनली अपने इकोनॉमिक लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, मैं आपको मटेरियल बता रहा था। तो इकोनॉमिक लॉ के लिए आपको मटेरियल जो रेफर करना है वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट रहने वाला है। मतलब और किसी टीचर की बुक आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मेरे एक फ्रेंड ने वैसे सजेस्ट किया था कि स्टडी मैट में तो आपका कंटेंट मिल जाता है, बट उसके अलावा क्वेश्चंस या आपको सारी चीज़ें कंपाइल्ड एक ही जगह पर चाहिए। तो एक सीए अभिषेक बंसल भी हैं, तो आप बंसल सर का आप मटेरियल जो है उनकी जो बुक आती है वो रेफर कर सकते हैं। मटेरियल तो आपको स्टडी मैट ही रखना है। लाइक उनकी बुक में अदर चीज़ें सारी कंपाइल कर रखी हैं, केस स्टडीज एंड ऑल, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बट मेनली आपको स्टडी मैट रेफर करना है। स्टडी मैट के अलावा आपको आईसीआई की जो भी आपके केस लॉज हैं रिसेंटली, और जो आपकी केस स्टडीज़ हैं, केस सिनेरियोज, और जो आपका केस स्टडी डाइजेस्ट है, यही आपको रेफर करना है। और आपको आईसीआई की आरटीपीज तो आती नहीं है, एमटीपीज हो गई और पास पेपर हो गए। तो मतलब आईसीआई का जितना भी मटेरियल है ना वो आपको सारा का सारा रेफर करना है। और हर चीज़ का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट लेकर जाना है पेपर में। और मैं आपको अब एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब वीडियोस कौन से टीचर की रेफर करनी है। एक सीए गौरव हैं, राइट। तो सीए गौरव, जो गौरव सर हैं, उन्होंने सारी की सारी प्लेलिस्ट, मतलब सब चैप्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखे हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस भी कर रखे हैं, आपके साथ केस स्टडीज भी डिस्कस कर रखी हैं, चैप्टर्स की समरी वीडियोस भी उन्होंने बना रखी हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो मतलब आपको जितना भी रेफर करना है, आपको कोई फास्ट ट्रैक बैच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं की वीडियोस रेफर करें और आपका पूरा इकोनॉमिक लॉ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिवीजन जो है इकोनॉमिक लॉ की वो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करनी है। ये मैं चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्शन लाने के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जब तक 5-6 बार रिवीजन नहीं करते ना, आपको एक एक टॉपिक ऐसे याद होना चाहिए कि ये टॉपिक इस चैप्टर में इस पेज पे दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आपको इतना हो कि आपको टॉपिक्स का भी आइडिया लग जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स इस मतलब इस लाइन में ये टॉपिक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। सॉरी बीच में फंबल कर गया था मैं। तो आपको टॉपिक्स इतने अच्छे से पता होने चाहिए कि आपको अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाए कि ये कौन से पेज पे दिया हो सकता है। आपको उसका आइडिया लग जाए कि आपको इंडेक्स में भी हो सके तो ना ही देखना पड़े, राइट। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और ऐसी तैयारी आपकी तभी होगी जब आप अच्छे से एटलीस्ट 5 से 6 बार आप अपना इकोनॉमिक लॉ बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे उन चीज़ों को और उनको साथ साथ पढ़ेंगे बुक से, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
कि आपको एमटीपीज और पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके इकोनॉमिक लॉ में अबव 60 मार्क्स आए, यू वांट टू सिक्योर एन एग्जाम्शन, सो यू नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको एमटीपीज हो गए, पास्ट पेपर हो गए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और इनको लेकर भी जाना है आपको मटेरियल में। ये सब चीजें आपको लेकर जानी है, बिकॉज क्या होगा कि आप जब ये चीजें वहां लेकर जाएंगे तो हो सकता है कोई केस स्टडी बिल्कुल सेम आ जाए, या उनके जो आईसीआई की जो साइट पे केस स्टडी डाइजेस्ट है, या कुछ केस सिनेरियोज हैं, या कुछ केस लॉज हैं, तो आपको उन हर चीजों के प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाने हैं जो भी आईसीआई ने मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। बिकॉज वहाँ कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है, कोई केस स्टडी ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ जाए। तो इस वजह से आपको ये सारा मटेरियल कंपाइल करके रखना भी है और इसे बहुत अच्छे से 5 से 6 बार रिवाइज करना है। रिटर्न प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ आपको करनी है, तो आप 1-2 पेपर तो आप एटलीस्ट करके देखना। बिकॉज क्या होता है, ये आपका इकलौता ऐसा पेपर है जो आपका 4 आवर्स का होता है, राइट। तो इस पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आपके 100 मार्क्स में आपको ना वहाँ पे 4 केस स्टडीज करनी होंगी, 25 मार्क्स ईच, और वैसे वहाँ पे आती है 5 केस स्टडी। तो 5 केस स्टडी में से 4 चॉइस करनी होती है, और यकीन मानिएगा ऐसा होता है कि आपको एक केस स्टडी करने के लिए भी ना 1 घंटे से ऊपर कई बार लग जाता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और वहाँ पे टाइम भी इस तरह से मैनेज करना है कि आपकी केस स्टडीज टाइम पे कंप्लीट हो। बिकॉज जनरली आपके वहाँ 4 आवर्स भी आपको ना सफिशिएंट नहीं लगते हैं जब आप वहाँ पे लिख रहे होते हैं। बिकॉज एक केस स्टडी पढ़ना और उसको वहाँ पे अटेम्प्ट करना, तो आप समझ सकते हैं कि केस स्टडीज भी कितनी बड़ी बड़ी आती हैं, और फिर उनको वहाँ पे अटेम्प्ट भी करना है, आपको लिखना भी है, सोचना है, ढूंढना है, हर चीज़ आपको करनी है। तो ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटा चाहिए, तो वहाँ पे कम ही पड़ता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखेंगे तभी आप वहाँ पे एग्जाम्शन सिक्योर कर पाएंगे। और मैं आपको 1-2 टिप्स एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी दे देता हूँ कि कोई भी सीक्वेंस आपकी मैटर नहीं करती है एग्जाम में। आपको कोई भी केस स्टडी का मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है थ्योरी पार्ट, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो भी आपकी थ्योरी आ रही है, तो आपको उसमें से अगर 1 या 2 भी सब पार्ट आते हैं, आप उतना करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। आपको कोई पूरी ये केस स्टडी के लिए स्पेस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो सब पार्ट आपको जिस भी क्वेश्चन का आता जा रहा है आप वो फटाफट करते जाइए। बस केस स्टडी की नंबरिंग आप अच्छे से करना। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, एक तो ये हो गई कि आपको सीक्वेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। जनरली क्या होता है, हमें लगता है 4 घंटे का पेपर है, बहुत आराम से लिखेंगे, तो हम शुरू में 1-2 पेज सोचते हैं नहीं थोड़ा अच्छे से लिख लें। ऐसा बिल्कुल मत करें। पहले ही पेज से पहली जो आप लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से बिल्कुल स्पीड से शुरू हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको आगे कितने क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे या आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको जितना स्पीड से हो सकता है उतनी स्पीड से लिखना है। और हर केस स्टडी के अंदर आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं। लाइक ऑन एन एवरेज 5 एमसीक्यूज होते हैं हर क्वेश्चन में, 2 मार्क्स ईच। तो आपके 40 मार्क्स तो कहीं ना कहीं आपके टोटल एमसीक्यूज से ही होते हैं, और 60 मार्क्स की आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो एमसीक्यूज ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो आप एमटीपी से करेंगे और आप पास्ट पेपर से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए इनफ रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एमसीक्यूज पे आप कितना भी टाइम लगा लें कोई लिमिट तो है नहीं एमसीक्यूज की, राइट। सो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि आपको ऐसे ही करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 1.5 डे स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है। तो जो आपके 1.5 डेज होंगे उसमें आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, लाइक आपको 2 रिवीजन ना एटलीस्ट देनी है, और आपको चीज़ें सुननी है, और मतलब जल्दी जल्दी पेज पलटते जाना है। तो एटलीस्ट अगर आप 2 बार उन 1.5 दिन में पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको वहाँ पे उन 1.5 डेज में क्वेश्चंस को रीड करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना इंडेक्स आप अपने साथ रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप कंटेंट को ही 2 बार पढ़ के जाइए, आपके लिए वो मोर देन इनफ रहने वाला है। और आई थिंक मैंने आपको बाकी सब बता दिया है। मैं आपको एक बार सारा का सारा फिर से कंपाइल कर देता हूँ फटाफट। आपने कुछ अगर नहीं नोट डाउन किया तो आप अब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी गाइस, सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बता रहा था। मटेरियल में आपको सिर्फ स्टडी मैट रेफर करना है। उसके अलावा जितने भी आईसीआई ने अपनी साइट पे केस स्टडी डाइजेस्ट, केस लॉज, जो एडिशनल केस स्टडीज़ या केस सिनेरियोज डाल रखे हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं अच्छे से, और उनका ही प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। और उसके अलावा आपको एक इंडेक्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करके लेकर जाना है, बिकॉज इंडेक्स आपको बहुत हेल्प करता है पेपर में टॉपिक्स ढूंढने में। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सारा मटेरियल बता दिया मैंने आपको। और हाँ, मटेरियल में आपके एमटीपीज और पास्ट पेपर्स इनको भी अच्छे से पढ़ना भी है, जितने भी हैं अभी तक के पिछले, और सारे के सारे आपको लेकर भी जाने हैं पेपर में, बिकॉज सेम केस स्टडी कभी भी आ सकती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट।
उसके बाद मैं आपको बताऊं यूट्यूब वीडियोस, आपको मैंने बताया था कि सीए गौरव हैं, उनकी आपको यूट्यूब पे वीडियोस रेफर करनी है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी उनके सेक्शन में कि उन्होंने केस स्टडीज अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रखे हैं, समरीज बना रखी हैं चैप्टर्स की। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, अगर आपको बुक एक अगर रेफर अलग से करनी है, लाइक आपको क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें कंपाइल्ड चाहिए, केस लॉज और वो सब, तो वो आप अभिषेक बंसल सर की बुक भी परचेज कर सकते हैं। बट ये है कि जो कंटेंट जो आपको पढ़ना है उसके लिए आपको स्टडी मैट ही रेफर करना है। वो एक एडिशनल बुक है कि आपको बाकी जो सारी चीज़ें हैं कंटेंट के अलावा वो सब आपको समरी मिल जाएगी एक ही जगह पर। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आपको यही बताऊंगा कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जितनी एमटीपीज और पास पेपर से करेंगे उतनी आपके लिए इनफ रहेगी। और रिवीजन जो आपको करनी है एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करनी है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको ना चीज़ें याद हो। वैसे तो वहाँ पे चीज़ें याद होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बट आपको कंटेंट की बजाय आपको टॉपिक्स याद होने चाहिए कि हाँ ये इस चैप्टर में है, ये यहाँ पे टॉपिक ऐसे रिलेट कर रहा है, और ऑलमोस्ट आपको पता हो कि हाँ ये टॉपिक कौन से पेज पे दिया हुआ है। तो अगर आप 5 से 6 बार पढ़ लेंगे ना, तभी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी और आपको पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है पेपर में टाइम मैनेज करना, तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आपने बहुत ज़्यादा रिविजन्स कर रखे होंगी तो। और ये आपका आई थिंक ग्रुप 2 में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको एग्जाम्शन सिक्योर करवा सकता है, एक इलेक्टिव पेपर और एक आपका जीएसटी। मुझे लगता है ये दो पेपर ही ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्शन की तरफ बहुत इजीली लेकर जा सकते हैं, तो आप इन पर बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका ग्रुप 2 भी एक ही बारे में निकलेगा। उसके बाद मैं आपको बताया था रिटर्न प्रैक्टिस जो आपको करनी है, तो आप 2-3 पेपर एटलीस्ट करके देखें पिछले वाले, ताकि उससे आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से पता चलेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताई थी कि कोई भी सीक्वेंस एक तो मैटर नहीं करती है और एक आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है। उसके बाद मैंने आपको 1.5 डे स्ट्रेटेजी यही बताई कि आप एटलीस्ट 2 बार कंटेंट ही रिवाइज करके जाएं। तो बस इतना ही बताना था मुझे इकोनॉमिक लॉ के बारे में। बाकी अगर कुछ भी मिस कर रहा हूँ मैंने या कुछ भी आपकी क्वेरी रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो थैंक यू सो मच, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अगेन, बाय।